नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालते हुए। रघुराम राजन बोले, सरकार को आर्थिक स्थिति से डरना चाहिए। कंगना को शाह का तोहफा, झगड़ने से मिली Y+ सुरक्षा। यूपी चुनाव के कांग्रेसी पैनलों में चिट्ठी लिखने वालों की अनदेखी। यूपी सरकार का इकबाल खत्म, कुशीनगर में तालिबानी इंसाफ। बिहार में एनडीए का झगड़ा बढ़ा, नीतीश के खिलाफ चिराग का मोर्चा। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन ये है कि आप तो जानते ही हैं कि गोदी मीडिया का चरित्र क्या है। वो किस तरह से खबरों को प्रस्तुत करता है, बढ़ाता चढ़ाता है और तोड़ता मरोड़ता है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत किया जाए, उसका साथ दिया जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कोरोना से तबाह अर्थव्यवस्था पर सरकार के रवैये की तीखी आलोचना की है। उन्होंने एक लेख में कहा है कि सरकार को आत्मसंतुष्ट होने के बजाय स्थितियों को देखकर भयभीत होना चाहिए, पर ऐसा लगता है कि सरकार स्थितियों का सामना करने के बजाय खोल में घुस गई है। रघुराम राजन ने यह भी कहा कि सरकार को जल्द से जल्द राहत पैकेज पर विचार और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उपाय करने चाहिए, वरना ये चौपट हो जाएगी और इसे दुरुस्त करना मुश्किल हो जाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी के 0 से 23.9% नीचे चले जाने पर उन्होंने सरकार को ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना से अधिक तबाह हुए अमेरिका और इटली में भी अर्थव्यवस्था सिकुड़ी है, पर भारत की स्थिति उनके मुकाबले बदतर हुई है। उन्होंने लिखा, महामारी अभी भी भारत में बढ़ती ही जा रही है, इसलिए सरकार को सोच विचार कर अधिक खर्च करना चाहिए। शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राजन ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सरकार और उसकी अफसरशाही कड़ा परिश्रम कर रही है, पर उन्हें आत्मसंतुष्ट होने के बजाय डरना चाहिए और अर्थवान कामों में सक्रिय हो जाना चाहिए। राजन ने लिखा, यदि आप अर्थव्यवस्था को रोगी माने तो बीमारी से लड़ता हुआ वो रोगी बिस्तर पर पड़ी हुई है और वो राहत के भरोसे ही जीवित है। राहत नहीं दिए जाने से कई घरों के लोगों को भूखे रहना होगा, बच्चों के स्कूल से निकाल देना होगा, उन्हें काम पर या भीख मांगने में लगा देना होगा, EMI नहीं भरी जाएंगी और घर भाड़ा का भुगतान भी नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि वो बाजार से कर्ज ले, मांग बढ़ाने के उपाय करे, राज्यों को GST का हिस्सा दे, खाद्य स्टॉक का इस्तेमाल लोगों को मजदूरी के भुगतान करने में करे और गरीबों को सीधे नकद के जरिए मदद करे। तो ये आंकड़े आने के बाद कि GDP 23.9% नीचे जा चुकी है और कई अर्थशास्त्रियों के मुताबिक ये दरअसल 30 से 32% नीचे जा चुकी है। तो बहुत भयानक तस्वीर है अर्थव्यवस्था की। लेकिन क्या आपने सरकार की तरफ से कोई चिंताजनक बयान सुना है? क्या आपने पिछले एक हफ्ते में ये सुना है कि सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये कदम उठाने जा रही है, इस तरह का राहत पैकेज देने जा रही है, मजदूरों को, कामगार को इस तरह की मदद करेगी, छोटे मझोले उद्योग धंधों को इस तरह से मदद करेगी, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़े इसके लिए कोई उपाय करेगी? आपने ऐसा कोई कदम नहीं सुना होगा। और इससे साफ दिखता है कि सरकार के पास इस आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए न समझ है, न ही कोई विज़न है, न कोई रणनीति है। और इसकी वजह से वो एक तरह से कहना चाहिए कि सन्निपात की स्थिति में है, होश खो चुकी है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और इसीलिए
ये चिंता की बात है और रघुराज रामन जो कह रहे हैं दरअसल उसी चिंता से ग्रस्त हैं कि अगर सरकार नहीं चेत रही है, सरकार सक्रिय नहीं हो रही है, कदम नहीं उठा रही है, तो ये जो अर्थव्यवस्था आज इस बुरी हालत में है और बुरी स्थिति में जाएगी, क्योंकि हम जो टैक्स कलेक्शन है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी 12 से 15% कम हो सकता है, यानी सरकार की आय में भी और कमी होने जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि स्थितियां और भी भयावह होंगी। और अभी तो एक तिमाही की रिपोर्ट आई है, अगली तिमाही हो सकता है थोड़ा सा बेहतर हो, लेकिन उसके बाद की तिमाहियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो और भी बदतर स्थिति को ले जाएंगी। तो अगर सरकार ने आज कदम नहीं उठाया, अभी इसी वक्त कदम नहीं उठाए, तो जाहिर है कि स्थितियां और भी बिगड़ती जाएंगी और उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि न रोज़गार होंगे, न आय होगी, न हम जो आम लोग हैं वो अपने घर चलाने के लिए पैसे कमा पाएंगे, खाने पीने के बंदोबस्त नहीं होंगे, अपराध बढ़ेंगे, भुखमरी बढ़ेगी, आत्महत्याएं बढ़ेगी, ये तमाम तरह के, तो ये चिंताएं वाजिब चिंताएं हैं और इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, जो कि बहुत 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 बड़ी चिंता और डरने की बात है। और आइए अब अगली खबर लेते हैं। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के साथ खुलकर जोर आजमाइश में जुटी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक बड़ा तोहफा दिया, उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करा दी। कंगना ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। कंगना ने ट्वीट करके कहा, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त की आवाज़ को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालात के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई आने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। बता दें, मुंबई की तुलना पीओके से करने वाली कंगना को शिवसेना नेता संजय राउत ने हरामखोर कहा, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया है। इसके जवाब में कंगना ने पलटवार किया और कहा, संजय राउत का ये बयान और ऐसी मानसिकता महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए जिम्मेदार है। कंगना ने कहा कि अगर वो मुंबई पुलिस या संजय राउत की निंदा करती हैं तो यह उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उन्होंने ऐसा करके महाराष्ट्र की निंदा नहीं की है। जिसके बाद राउत ने कहा, शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप की विचारधारा को मानती है। उन्होंने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया, लेकिन कुछ लोग गलत बातें फैला रहे हैं कि शिवसेना ने महिलाओं का अपमान किया है। राउत ने कहा कि ऐसे आरोप लगाने वालों ने मुंबई और हमारी आराध्य मुंबा देवी का अपमान किया है। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा कि शिवसेना महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ती रहेगी और यही हमें शिवसेना सुप्रीमो ने सिखाया है। बता दें कि कंगना ने सुशांत की मौत के बाद से बोलना शुरू किया और अब इसको कंगना बनाम मुंबई पुलिस और शिवसेना कर लिया है। इसीलिए संजय राउत इससे पहले कह चुके हैं कि कंगना के कंधे पर किसी और की बंदूक है और अगर कंगना को राजनीति में आना है तो वो खुल कर आए। तो कंगना राजनीति कर रही हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। अमित शाह ने जिस तरह से उन्हें Y+ सुरक्षा दिलवाई है, दी है, वो भी ये जाहिर कर रहा है कि इस तरह के लोगों को जो दूसरी सरकारों, दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता इस सरकार को ज़्यादा होती है। उन्हें समझाने रोकने के बजाय उन्हें उकसाने की कोशिश ज़्यादा होती है। ये सुरक्षा देना मतलब कंगना रनौत जैसे लोगों को उकसाना है और ज़्यादा उत्साहित करना है कि आप इसी तरह दूसरी सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोलते रहो। ये सही है कि कंगना रनौत के लिए को ये अधिकार है कि वो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर दूसरे राज्यों की भावनाओं को भड़काएंगी तो उसका जवाब भी उन्हें मिलेगा। इसके लिए भी उन्हें तैयार रहना चाहिए। वाणी का संयम दोनों तरफ से रखा जाना चाहिए। शिवसेना नेताओं को भी संयम बरतना चाहिए कंगना रनौत के खिलाफ, बल्कि जवाब देने से ही बचना चाहिए कि कंगना रनौत तो यही चाह रही हैं कि ये जवाब विवाद चलता रहे और जिससे मुद्दे गर्म होते रहें, उनको भी सुर्खियां मिलें और बीजेपी जो उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है उसको भी फ़ायदा होता रहे। तो कंगना बेसिकली बीजेपी की एजेंट की तरह काम कर रही हैं, उनकी विचारधारा के लिए, उनके कार्यक्रम के लिए, और महाराष्ट्र सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो एजेंडा बीजेपी सरकार का है उसमें वो उसकी मदद कर रही हैं। तो ये शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार को भी समझना चाहिए और इस मामले को तूल देने से बचना चाहिए। कंगना रनावत थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ किस्म की महिला लगती हैं, तो उनको अपनी
उनकी इस कमज़ोरी को अनदेखा करके अपना काम करते रहना चाहिए। सरकार का, बड़े दलों का व्यवहार इस तरह का होना चाहिए, संयमित, संतुलित और इस तरह के उकसावे में नहीं आना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने को लेकर चल रहे विवाद के बीच ही पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए 7 पैनल बनाए, 7 कमेटियां बनाई हैं। इसमें जितिन प्रसाद और राज बब्बर जैसे कई बड़े नाम शामिल नहीं किए गए हैं। ये दोनों ही नेता सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में शामिल थे। इसके अलावा RPN सिंह, राजीव शुक्ला और शिव प्रकाश जायसवाल को भी कमेटी में जगह नहीं मिली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को बड़ा पद दिया गया है। नई कमेटियों में निर्मल खत्री व नसीब पठान जैसे उन लोगों को तरजीह मिली है जिन्होंने चिट्ठी लिखने वालों की आलोचना की थी। इन पैनलों की घोषणा रविवार को उस दिन हुई जब समझा जाता है कि यूपी के 9 निष्कासित कांग्रेस नेताओं ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन नेताओं ने लिखा है कि वे परिवार के मोह से बाहर निकलें और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संगठन को चलाएं। उन्होंने लिखा है कि पार्टी नेतृत्व की अनिश्चितता ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया है। इस बीच जो कमेटियां गठित की गई हैं वे उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारी के तौर पर हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद एक ऐसी टीम का नेतृत्व करेंगे जो 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार करेगी। सलमान खुर्शीद 6 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसके सदस्य PL पुनिया, CLP नेता आराधना मिश्रा, मोना, AICC सचिव विवेक बंसल, प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत और अमिताभ दुबे हैं। तो ये जो कमेटी है, एक तो मैसेज देने के लिए है कि जो भी गांधी परिवार के खिलाफ खड़ा होगा या गांधी परिवार की नीतियों में कोई नुक्ताचीनी करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये कहना चाहिए कि परिवार की तानाशाही ये आप इस पूरी योजना में देख सकते हैं और इसके पहले भी इस गांधी परिवार ने इसी तरह के संकेत दिए थे कि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों, आनंद शर्मा हो या कपिल सिब्बल हो, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये एक अलोकतांत्रिक व्यवहार है जो कांग्रेस हाईकमान का, जो साफ तौर पर दिख रहा है कि वो एक लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी को चलाने के बजाय अभी भी निरंकुश ढंग से पार्टी को चला रही है और उसी आधार पर फैसले कर रही है कि किसकी लॉयल्टी, किसकी वफादारी हमारे प्रति है और किसकी पार्टी के प्रति है। ये उसके लिए कोई कसौटी नहीं है। ये तमाम नेता जिन्होंने चिट्ठियां लिखी थी, 23 नेता, उनकी निष्ठा पर किसी को संदेह नहीं पार्टी के, लेकिन वो कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ भी बगावत नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान को ऐसी बातें सुननी है जो उसको अच्छी लगती हों और ये चाटुकारिता और चापलूसी का जो कल्चर है कांग्रेस का, वो दिख रहा है। अब ये कमेटियां वगैरह बनी हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद पहले भी नेतृत्व कर चुके हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस का, कुछ खास कर नहीं पाए हैं, तो बहुत ज़्यादा उनका जनाधार है नहीं। दूसरे कमेटियां किस तरह से काम करेंगी ये काफ़ी कुछ दारोमदार रहेगा प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर, क्योंकि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, वो संभाल रही हैं। तो उनके नेतृत्व में अगर ये पैनल ठीक से काम करें और कुछ अच्छा रिजल्ट दे पाएँ तो ये बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए कि उत्तर प्रदेश में उसका रिवाइवल हो जाए। लेकिन अभी जिस ढंग से हाईकमान काम कर रहा है ये बहुत ही चिंताजनक है। ये कतई ऐसा नहीं लगता कि पार्टी बदलने के लिए तैयार है। और आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में वाकई जंगल राज आ चुका है? ये प्रश्न है और इसी में जवाब भी छिपा हुआ है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि बीते 24 घंटों में ही कई ज़िलों में ताबड़तोड़ हत्याएं हुई हैं। जनता आक्रोश में सड़कों पर उतर रही है। कुशीनगर में हत्या करके भाग रहे युवक को भीड़ ने पुलिस की पकड़ में ही पीट कर मार डाला। पुलिस ने भी भागकर अपनी जान बचाई। तो आजमगढ़ में अधेड़ को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। प्रतापगढ़ में युवक को गोली मार दी गई है। रविवार को ही लखीमपुर में जमीन विवाद में पूर्व विधायक, 3 बार विधायक रह चुके हैं वो, निर्वेंद्र मिश्रा और मुन्ना को पीट कर मार डाला गया था। लखीमपुर में घटना से आक्रोशित लोगों ने अभी तक शव का अंतिम संस्कार
नहीं करने दिया है और अभियुक्तों सहित जिम्मेदार पुलिस वालों की भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। छुटपुट हिंसा की वारदातें दर्जनों जिलों में लगातार हो रही हैं। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बगरा गांव में सोमवार सुबह कुछ बदमाशों ने गोली मारकर एक शिक्षक की हत्या कर दी। मृतक सुधीर नाम का शिक्षक रामपुर बगरा का ही निवासी था। मौके से भाग रहे बदमाशों में से एक को दौड़ाकर भीड़ ने पकड़ लिया। पुलिस के पहुंचने और अभियुक्त को अपने कस्टडी में लेने के बाद गुस्साई भीड़ ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में उग्र ग्रामीणों ने बदमाश को पीट कर मार डाला। उग्र भीड़ के हमले के बाद पुलिस खुद जान बचाकर भाग गई। बताया जा रहा है कि किसी आपसी विवाद को लेकर बदमाशों ने शिक्षक को गोली मार दी थी। भाग रहे एक शूटर को ग्रामीणों ने चारों तरफ से घेर लिया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं लखीमपुर जिले में रविवार को निघासन विधानसभा से 3 बार निर्दलीय विधायक रहे निर्वेंद्र कुमार मिश्रा और मुन्ना का दबंगों से विवाद हो जाने के बाद हुई मारपीट में मौत हो गई थी। उनके बेटे संजीव को भी दबंगों ने मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने बताया कि पूर्व विधायक की मौत चोट से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। इस घटना से गुस्साई स्थानीय जनता और परिजनों ने विधायक के शव को अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। लोगों की मांग है कि घटना के दोषियों और जिम्मेदार पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाए। तो अब ये उत्तर प्रदेश का एक रूटीन बन गया है। हर दिन लगभग हर जगह विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। अब तो मॉब लिंचिंग की नौबत आ गई है। 2-2, 3-3 जगहों पर एक दिन में मॉब लिंचिंग हो रही है। पुलिस कंट्रोल करने के बजाय भागकर अपनी जान बचाने में लगी हुई है। और जिस तरह से 3 बार के पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या हुई, पीट कर उनको मार डाला गया, ये तो और भी बहुत ख़तरनाक संकेत देता कि जब इस तरह के नेताओं की जानें सुरक्षित नहीं हैं तो इस योगी के जंगल राज में, गुंडा राज में कौन सुरक्षित होगा, कौन बचेगा। बलात्कार की घटनाएं लखीमपुर खीरी से लगातार एक के बाद एक 3 घटनाएं हम आपको बता ही चुके हैं पिछले अंक में। तो ये सिलसिला वहाँ चल रहा है। और क्या आपको अभी लगा कि कहीं से उत्तर प्रदेश की सरकार इन पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ कर रही है? ठोक दो वाली संस्कृति उसने शुरू की थी, फर्जी एनकाउंटर की संस्कृति शुरू की थी, लेकिन हो क्या रहा है? और उस पर भी ये विवाद भी खड़ा हो रहा है। जैसे अब ये मिश्रा की हत्या हुई है तो उससे साफ लग रहा है एक बार फिर से ये विवाद गर्म होगा कि ठाकुरों के राज में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। और आइए अब आज की अंतिम खबर का रुख करते हैं। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में टूट के आसार नजर आने लगे हैं। जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। लोजपा जेडीयू से अपने रिश्ते के बारे में फैसला करने के लिए दिल्ली में बैठक कर रही है। पिछले कुछ समय से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वे कोरोना संक्रमण रोकने में बिहार सरकार की कथित विफलता को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। समझा जाता है कि चिराग के बयानों से नाराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ना तो उनके किसी पत्र का जवाब दिया और ना ही मुलाकात का समय दिया। जेडीयू ने एलजेपी से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि चिराग की पार्टी का गठबंधन बीजेपी से है और बीजेपी के मित्र दल के नाते एनडीए में है और जेडीयू से एलजेपी का कुछ भी लेना देना नहीं है। इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी का मौन और जीतन राम मांझी के जेडीयू के साथ जाने और जेडीयू के एलजेपी से दूर बनाने की परिस्थिति में आज जो हुई एलजेपी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही। मालूम हो एलजेपी संसदीय दल की बैठक से ठीक पहले चिराग ने किसी दलित की हत्या होने पर उस परिवार के सदस्य को नौकरी देने के नीतीश कुमार के ताज़ा फैसले पर भी सवाल उठाया है। चिराग ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सवाल पूछा कि यह फैसला चुनावी घोषणा नहीं है और पिछले 15 साल में जितने भी दलितों की हत्या हुई है सरकार उनके परिजनों को भी नौकरी दे। वहीं दूसरी ओर आज राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली डिजिटल रैली की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। तो ये एनडीए के अंदर घमासान चल रहा है। जेडीयू और एलजेपी और मांझी फैक्टर, ये तमाम चीज़ें हैं। अब ऐसा लग रहा है कि एलजेपी बीजेपी के साथ तो उसका संबंध वैसा ही बना हुआ है, जेडीयू के साथ खराब हो गया है। जेडीयू का बीजेपी के साथ संबंध अच्छा बना हुआ है लेकिन एलजेपी के खराब हो गया है। तो ये जो त्रिकोण है ये कैसे सधेगा इस चुनाव में, ये देखने की बात होगी। क्या एलजेपी
एनडीए से बाहर हो जाएगी, तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ जाएगी, या फिर एनडीए में रहते हुए ही जेडीयू के खिलाफ भी चुनाव लड़ेगी। क्या बीजेपी यही चाहती है कि जेडीयू कमज़ोर हो और एलजेपी उसके खिलाफ कैंडिडेट उतारे, ताकि चुनाव के बाद जो स्थिति बने उसमें बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें हों और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का वहाँ पर काबिज़ करवा सके? तो क्या खेल चल रहे हैं पर्दे के पीछे और सामने, ये किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जेडीयू और एलजेपी के बीच अब 36 का आंकड़ा हो गया है और ये लड़ाई चुनाव को किस तरह से असर डालेगी, ये आने वाले 1-2 दिन में शायद और भी ज़्यादा साफ हो जाएगा। बुलेटिन ख़त्म करने से पहले आज की कुछ कोरोना से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे दें कि कोरोना प्रभावित देशों की सूची में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। कल ही वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया था। अब अमेरिका के बाद उसका नंबर है, पहले ब्राज़ील था। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 42 लाख के पार चला गया है। रूस ने वैक्सीन से जुड़ा डेटा भारत से साझा किया है और संभावना जताई जा रही है कि रूस आखिरी चरण का कुछ ट्रायल यहाँ हिंदुस्तान में करेगा और भारत भी उस वैक्सीन को लेने के बारे में बातचीत कर रहा है। चीन ने दुनिया के सामने अपने यहाँ बनी कोरोना वैक्सीन को पहली बार पेश किया, यानी चीन ने भी अब अपनी वैक्सीन बना ली। तो रूस और चीन, ये दोनों देश अपनी वैक्सीन के साथ अब मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 71 लाख के पार चला गया है। ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर मैं हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।